एरिट्रिया इस देश का आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ एरिट्रिया है। ये पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इथियोपिया इस देश के दक्षिण में स्थित है, पश्चिम की ओर सूडान, दक्षिण पूर्व में जिबूती स्थित है। लाल सागर तट पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल 1,17,600 वर्ग किलोमीटर है। कुल आबादी 60,81,196 लोग हैं। देश में कोई मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा नहीं है। हालांकि देश में 3 भाषाओं को स्थानीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जैसे अरेबिक, इंग्लिश, टिग्रीनिया। इस देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं टिग्रीनिया, बेजा, कुनामा, साहो आदि। इसके अलावा इटालियन भाषा का परिचय यहाँ देखा जा सकता है। 24 मई 1991 को एरिट्रिया ने इथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस कारण से ये दिन राष्ट्र के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस देश में मूल रूप से 140 एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र प्रकार की सरकारें हैं। दूसरे शब्दों में इस देश की सत्ता केवल एक पार्टी के हाथों में है। देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अस्मारा देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। देश की राष्ट्रीय मुद्रा नाकफा है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके लिए एरिट्रिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। उम्मीद है अब तक आप एरिट्रिया के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वास्तव में एरिट्रिया देश और इस देश के पर्यावरण और संस्कृति को जानने के लिए आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। नंबर 1, एरिट्रिया दुनिया के सबसे अनजान देशों में से एक है। इस देश को अज्ञात कहने के कई कारण हैं। आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस देश ने 1991 में इथियोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन आजादी के बाद भी एरिट्रिया के लोगों का जीवन बहुत नहीं बदला है, क्योंकि आजादी के बाद भी इस देश की सारी शक्ति एक ही राजनीतिक दल में निहित है। आजादी के बाद से इस देश में एक भी वोट नहीं लिया गया, अर्थात एरिट्रिया के नागरिकों को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रजिस्टर में एरिट्रिया की सरकार ने एक निश्चित समय अंतराल पर वोट लेने की मांग की है, लेकिन इस मांग को लागू नहीं किया गया। अगर आप एरिट्रान वोट के बारे में सुनकर चौंक गए तो मैं कहूंगा चौंकिए मत, अभी भी कई आश्चर्य बाकी है। आइए अब एरिट्रिया मीडिया के बारे में जानें। एरिट्रिया के नागरिक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इस देश में मीडिया नाम की कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में यहाँ की मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है और ये मीडिया सरकार की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं दिखाता। इस कारण से बाहर की दुनिया के साथ एरिट्रिया का संचार कुछ अलग थलग रह गया है। एरिट्रिया के लोगों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विदेशी पत्रकार को एरिट्रिया में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं है। इसलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार एरिट्रिया मीडिया दुनिया में सबसे खराब में से एक है। नंबर 3, एक छोटा और अविकसित देश होने के बावजूद एरिट्रिया हमेशा दुनिया के विभिन्न देशों का उपनिवेश रहा है। उपनिवेश होना और आजादी की लड़ाई काफी लंबी थी। अब हम इस देश के इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे। एरिट्रिया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक इतालवी उपनिवेश था। इस समय तक लगभग पूरी एरिट्रिया इटालियंस के हाथों में आ गई थी, लेकिन समय के साथ ये शासन भी बदलता है। 1941 में एरिट्रिया पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और इटालियंस के बीच संघर्ष हुआ। अंत में 1941 में अंग्रेजों ने इटालियंस को हराया और एरिट्रिया में सत्ता पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद एरिट्रिया पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा था। 9 साल बाद 1950 में इथियोपिया ने अंग्रेजों से एरिट्रिया पर नियंत्रण का दावा किया और यहाँ से इथियोपिया का शासन शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि कैसे एरिट्रिया विभिन्न देशों का उपनिवेश बन गया। आइए एरिट्रिया के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। ब्रिटिश शासन के बाद एरिट्रिया इथियोपिया के हिस्से के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि 1958 से एरिट्रिया में स्वतंत्रता संग्राम का विचार शुरू हुआ। यही समय था कि एरिट्रिया के छात्रों और बुद्धिजीवियों के एक समूह ने स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस करना शुरू कर दी और वे एक स्वतंत्र एरिट्रिया राष्ट्र के गठन की मांग करने लगे। ये मांग जल्दी ही टकराव में बदल गई। 1961 में एरिट्रिया से इथियोपिया की सेना को हटाने के लिए एक सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन लंबे 30 वर्षों तक चला। 30 साल के आंदोलन के बाद एरिट्रियन लिबरेशन आर्मी ने इथियोपिया सेना को हराया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एरिट्रिया में एक जनमत संग्रह जारी किया गया था ताकि एरिट्रिया के नागरिक एरिट्रिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की राय व्यक्त करें।
इरिट्रिया के नागरिकों ने ये वोट जीता और इरिट्रिया नामक एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ। नंबर 5, जब भी हम किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उस देश के पुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी सामने आती है। लेकिन इरिट्रिया के मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है, क्योंकि महिलाओं ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न तरीकों से पुरुष सेनानियों की मदद करने के अलावा महिलाएं भी सीधे संघर्ष में शामिल हुई। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से लगभग 30% महिलाएं थी। दुनिया के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इससे पहले कभी इतनी महिलाएं शामिल नहीं हुई थी। नंबर 6, अब तक आप जान चुके होंगे कि इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, लेकिन ये अस्मारा शहर के बारे में एक ऐसी जानकारी है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। अस्मारा को दूसरा रोम भी कहा जाता है। ये नामकरण इरिट्रिया के लंबे उपनिवेशीकरण का परिणाम है। वास्तव में जब मुसोलिनी ने इरिट्रिया पर कब्जा कर लिया तब वो रोम के समान इसका निर्माण करना चाहता था। इसी कारण से इन्होंने यहाँ की अधिकांश वास्तुकला को रोमन वास्तुकला की शैली में सजाया। एक समय में इरिट्रिया में इतावली शासन समाप्त हो गया, लेकिन ये आर्किटेक्चर हमेशा के लिए बने रहे। इरिट्रिया में अभी भी लगभग 400 आर्किटेक्चर हैं। इनमें आपको इतावली वास्तुकला के पैटर्न मिलेंगे। ये हमेशा रहने के लिए आर्किटेक्चर अतीत का इतिहास चुपचाप सुनाया जाता है, बस सुनने का इंतजार है। नंबर 7, हालांकि एक छोटा और अविकसित देश, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में इस देश में एक आधुनिक सभ्यता थी। इरिट्रिया में इसके प्रमाण पाए गए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देश की पूर्वी सीमा लाल सागर से सटी हुई है। लाल सागर के तट पर होने के कारण बंदरगाह प्रणाली प्राचीन काल से यहाँ विकसित हो गई है। अफ्रीका में कई प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ स्थित है। हालांकि प्राचीन बंदरगाहों का सबसे महत्वपूर्ण, जिसे एडुलिस कहा जाता है, यहाँ पाया गया। ये बंदरगाह लगभग 100 ईसा पूर्व बनाया गया था। एक तरफ बंदरगाह ने अफ्रीकी महाद्वीप के साथ बाहरी दुनिया को जोड़ा, दूसरी ओर हम आसानी से देख सकते हैं कि उस समय इरिट्रिया सरकार कितनी शक्तिशाली थी। नंबर 8, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इरिट्रिया बहुत प्राचीन देश है। इसके बहुत से प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन आपको जानकर और भी हैरानी होगी, इरिट्रिया नाम भी पुरातनता का एक स्पर्श है। ग्रीक भाषा के अनुसार इरिट्रिया नाम का अर्थ लाल होता है। ग्रीक शब्द एरिथ्रियन के अनुसार इस देश का नाम इरिट्रिया है। यूनानियों ने लाल सागर को इरिथ्रियन सागर कहा। लाल सागर से निकटता के कारण देश का नाम इरिट्रिया है। 1890 में जब इटालियंस ने देश को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया, तभी से वे इसे इरिट्रिया कहने लगे। फिर देश का स्थायी नाम इरिट्रिया हो गया। नंबर 9, इरिट्रिया में आहार में पुरातनता का एक स्पर्श है। पारंपरिक भोजन आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध है। यहाँ पारंपरिक भोजन का नाम है इंजेरा। ये एक तरह की रोटी है जो पैनकेक की तरह दिखती है। इस रोटी को एक प्रकार के तरल जैसे सॉस के साथ खाया जाता है। ये चटनी कई प्रकार की सब्जियों और मीट के साथ बनाई जाती है। गर्म अवस्था में इसे सॉस के साथ इंजीरा ब्रेड परोसा जाता है। हालांकि इतावली भोजन शहरी क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। नंबर 10, यदि आप मछली के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, फिर आपको कम से कम एक बार इरिट्रिया जाना होगा, क्योंकि आप इस इरिट्रिया में दुनिया की मछली की एक बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इरिट्रिया में मछलियों की लगभग 14,000 प्रजातियां हैं। उनमें से बहुत सी मछलियां हैं जिन्हें आप इरिट्रिया के अलावा किसी और देश में नहीं देख पाएंगे। वास्तव में लाल सागर की सीमा से लगा हुआ देश होने के नाते इस तरह की मछलियां स्टॉक की बहुतायत देखी जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक समय में इस देश में पुरुषों के लिए 2 विवाह अनिवार्य किए गए। हालांकि इसका एक विशेष कारण है। वास्तव में युद्ध के कारण इस देश में कई पुरुषों ने अपनी जान गंवा दी। परिणाम स्वरूप इस देश में पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई। इसलिए इस देश की सरकार ने पुरुषों के लिए 2 शादियां करना अनिवार्य कर दिया। अगर उसकी पहली पत्नी या कोई और इस शादी में दखल देता है तो उसे जेल होगी या सजा दी जाएगी। ईमानदारी से यह अजीब नहीं है, हालांकि कई लोग इसे अफवाह मानते हैं। इरिट्रिया में एक युवक या युवती की शिक्षा लगभग 18 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। इसके बाद युवा पुरुषों और महिलाओं को इरिट्रिया सेना में शामिल होना चाहिए, लेकिन कई युवा पुरुष और महिलाएं इस विषय को पसंद नहीं करते, क्योंकि इस सेना सेवा से मुक्ति के लिए कोई स्थायी समय सीमा नहीं है। इसलिए वे सोचते हैं कि इस सेवा से बचने के लिए देश से भाग जाना बेहतर है। वास्तव में इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच युद्ध का डर हमेशा बना रहता है, इसीलिए वे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सांप्रदायिक संख्या को देखते हुए लगभग 60% ईसाई है।
लगभग 36% आबादी मुस्लिम है, बहुत कम बौद्ध, हिंदू और यहूदी भी हैं। और अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं तो ये देश आपके लिए पसंद का स्थान हो सकता है, क्योंकि इरिट्रिया की संस्कृति में एक प्रकार का कॉफी समारोह है। अगर हम जानवरों की बात करें तो यहाँ शेर, तेंदुए, हाथी, बंदर आदि देखे जा सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में कछुओं और झींगों की कई प्रजातियां भी है। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके इस देश के बारे में अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।